चालू है। ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम लोग इंडियन क्लाइमेट का कुछ पार्ट पढ़ लिए हैं। आज इंडियन क्लाइमेट में थोड़ा आगे पढ़ाएंगे, जिसमें आज हम लोग इतने से ये 6 टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे। जिसमें से वायुदाब है, जेट प्रवाह है, वायुदाब और जो तापमान उसमें क्या संबंध होता है, जेट प्रवाह क्या होता है, फेरल का नियम, ITCZ, प्री मानसून कैसे आता है, और चक्रवात का नामकरण कब किया गया था, और फिर किन किन कमेटियों के द्वारा चक्रवात का नामकरण किया जाता है। तो इतने टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले अगर कुछ हम पूछ लेते क्या? चलिए, ये तो ऑलरेडी एक बार पढ़ाए थे, पर ये नहीं पूछेंगे, द्वीप से ही पूछते, फटाफट जवाब देते जाइएगा। DSL के बारे में बताइए। व्हाट डू मीन बाय DSL? हाँ, DSL, हाँ हाँ, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करता है डेक्कन चैनल। TLC का मतलब बताइए। हाँ, किस किस को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, फोनेटिक्स बोलते हैं। TLC, वेरी गुड। 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। GGS, ग्रैंड चैनल, और ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ओके। 2004 का जो सुनामी आई थी हिंद महासागर में, उसमें कौन से 2 द्वीप जलमग्न हो गया था? इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री से गुजरता है? इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री से गुजरता है? 8 डिग्री 4 मिनट से तो भारत का दक्षिण ये कन्याकुमारी गुजरता है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट से गुजरता है। ठीक है, चलिए। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह? अमीनी। लक्षद्वीप का उत्तर में स्थित द्वीप? चेटलेट। लक्षद्वीप की राजधानी? क्वारती। और क्वारती और मिनिकॉय को अलग, कौन सा चैनल है जो अलग करता है? बोलिए। ओके, 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय या लक्षद्वीप को। कोको जलमार्ग संधि क्या है? कोको जलमार्ग संधि ये आपको कोको द्वीप और अंडमान निकोबार को अलग करता है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान के जो सागर है उसको, दोनों को जोड़ता है। चलिए, जो द्वीप होते हैं वो किससे बना होता है? प्रवाल भित्तियाँ और शैवाल के बीच एक रिलेशन होता है। वो कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अच्छा, प्रवाल भित्तियाँ कहाँ अधिक पाया जाता है? वो तो होने का शर्त है। सबसे अधिक कहाँ है सर जो प्रवाल भित्तियाँ हैं? मन्नार की खाड़ी में। उसके बाद साफ सफेद जल, और 2 और है, बताइए। उसके बाद कच्ची टीपू द्वीप का बारे में जिक्र किए थे हम। कच्ची टीपू द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, और 1974 में भारत सरकार ने श्रीलंका को समर्पित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने न्यू मुड़े द्वीप का जिक्र किया था। न्यू मुड़े द्वीप जो एक डिस्प्यूट माना जाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित क्षेत्र माना जाता है। भारत कहता है इस पर मेरा अधिकार है, बांग्लादेश कहता है इस पर मेरा अधिकार है। समझ रहे? वो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में न्यू मुड़े द्वीप है। ठीक है, चलिए, वो एक डिस्प्यूट है, विवादित द्वीप है वो।
सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ है? सबसे छोटा नेशनल पार्क बता रहे हैं साउथ। हाँ हाँ सही जा रहे हैं, वेरी गुड, साउथ बेटन पार्क। अगर सबसे छोटा अगर साउथ बेटन पार्क है तो सबसे बड़ा कहाँ है? लद्दाख में। नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए लगभग द्वीप से लगभग आप लोग का द्वीप अच्छा से कवर कर लिए हैं आप लोग। और हम लोग ये जो पढ़े थे, IMD का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? ओके, न्यू दिल्ली। चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं, इतनी सारी टॉपिक है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पूरा टॉपिक आप लोग के दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। आजा भाई, तू आजा। ओके, पहला वायुदाब है, तो वायुदाब और तापमान में हम लोग देख लेते हैं संबंध, जिसकी वजह से क्या होता है, जेट प्रवाह होता है। तो कहता है कि वायुदाब जो होता है, ये वायुदाब तापमान का क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अगर किसी जगह पर अगर तापमान कम होगा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वायुदाब अधिक होगा। अगर तापमान अगर अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। तो सेम यही नियम जो होता है, होता क्या है कि देखिए, मैंने बताया था कि ये समुद्री एरिया है जो कि मैदानी भाग से नीचे माना जाता है। ये मैदानी भाग है और ये है पर्वतीय पहाड़ या पर्वत। तो ये ऊंची इसकी पर्वत जो है वो ऊंचाई हो रहता है, इस पर इससे ज़्यादा ऊंचे हाइट रहता है इसका। तो होता क्या है कि ऊंचाई पे होने की वजह से क्या होता है, यहाँ तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, यहाँ तापमान क्या होता है, पर्वतों पे तापमान अधिक। तो इसके ऊपर जो वायुदाब लगा है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? वायुदाब कम होगा। ओके, यहाँ पे जो सीधा समुद्र पे आ जाते हैं, समुद्र पे क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, तापमान कम, तो ये अपने ऊपर जो लगाएगा वो वायुदाब क्या होगा, वायुदाब अधिक होगा, वायुदाब अधिक। अब होगा क्या, वायुदाब अधिक हो जाने के कारण इधर जो इसका घनत्व है ये काफ़ी प्रेशर के साथ निम्न घनत्व की तरफ बहने लगता है, समझ रहे हैं। और यही कारण है कि ऊपर में ऊंचाई पे जाने के बाद काफ़ी तेज़ हवा चलती है, जिसको जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वही हवा जब धरातल के क्षैतिज पर चलता है तो उसी को विंड्स के नाम से या पवन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये जो वायुदाब होता है ये इधर काफ़ी घनत्व काफ़ी उच्च होता है, इसी वजह से ये काफ़ी तेज़ इस तरफ से ये दबाव के साथ बहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेट प्रवाह कहते हैं, या इसी को जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये इधर बह रहा है और जो क्षैतिज पे होता है वो पवने जो होता है वो इस तरफ बहता है, जिसको हम लोग विंड्स या पवने कहते हैं। विंड्स। अब होता ये है कि जेट प्रवाह और विंड्स दोनों के बीच जो होता है कि दोनों का दिशा जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, समझ रहे। यही अपोजिट होने के कारण दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में एक करंट उत्पन्न होता है जिसको कन्वेक्शन करंट या संवहन धारा कहते हैं। इस तरह से बन जाता है, समझ गए। इसको क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन करंट। ओके, चलिए तो एक से ये हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक वायुदाब तापमान के बीच क्या संबंध है वो, और जेट प्रवाह, ये दोनों कंप्लीट हो गया। मिटाने वाला कहाँ है जी, अच्छा यहाँ पे। चलिए ये फिर से मिटाने में टाइम लगेगा। अब हम लोग देख लेते हैं फेरल का नियम। कुछ नहीं है, फेरल साहब ने जो तर्क दिया है उसी को फेरल का नियम कहा गया है। अब उनका तर्क क्या है वो देख लेते हैं। होता ये है कि ये पृथ्वी है और ये क्या है, इक्वेटर है।
ठीक है, 0 डिग्री पे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, तो फेरल साहब ने बताया कि जब दक्षिणी गोलार्ध से जो हवा जब गति करती है, तो ये हवा जब इक्वेटर को क्रॉस करता है, ये हवा जब इक्वेटर को क्रॉस करता है तो ये राइट मुड़ जाता है। इधर जैसी क्रॉस करेगा तो ये इस तरह से राइट मुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बताया कि जब उत्तरी गोलार्ध से आने वाली हवा जब इक्वेटर को क्रॉस करती है तो वो बाएं लेफ्ट मुड़ जाती है। समझ रहे, इसी को फेरल का नियम कहा गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये फेरल का नियम काम क्या करता है, तो ये काम करता है यहाँ पे ITCZ में। समझ रहे, यही ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एक क्षेत्र का नाम है। समझ रहे हैं ना, ये कोई नियम नहीं है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ रहे, क्योंकि ये एक भौगोलिक बनावट ही ऐसा है कि ये एक जगह का, क्षेत्र का नाम दिया गया जिसे आप बदल नहीं सकते। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, जो ITCZ है वो किन दो अक्षांशों के बीच माना जाता है, ये माना जाता है ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको ITCZ का क्षेत्र माना जाता है। वजह ये है कि इन दो अक्षांशों के बीच में सूर्य इतना नज़दीक होता है कि सूर्य की तीखी किरणें यहाँ पे पड़ती है। समझ रहे हैं, और तीखी किरणें पड़ने के कारण होता क्या है कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध से जो हवा चलती है, ये हवा और उत्तरी गोलार्ध से जो हवा आती है, ये दोनों हवा आकर के आपस में यहीं पे जाके टकरा जाता है। समझ रहे हैं ना, अब टकराने के बाद जब दोनों हवा आपस में टकराता है तो ठीक अपने ऊपर क्या करता है कि एक आर्द्रता बढ़ जाती है, और आर्द्रता बढ़ती है जिसकी वजह से हवा काफ़ी तेज चलने लगती है। तो ये हमारा विषुवत रेखा है, ये जो देख रहे हैं आप, ये विषुवत रेखा है। और हमारा जो इंडिया का जो भारत की जो नक्शा है, ये आपको ये आ जाएगा, पहले गलत बन गया था। ये भारत है। तो अब देखिए ये ITCZ, अब यहाँ पे जब ये अपने ऊपर, ठीक अपने ऊपर जब काफ़ी आर्द्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ने के कारण तूफान काफ़ी तेज़ चलने लगता है, हवा काफ़ी तेज़ चलने लगता है, जिसके वजह से ये जो यहाँ पर का जो भी एरिया है, जो समुद्र है, इसमें कभी कभी काफ़ी बड़ा जो लहर उत्पन्न हो जाता है, जिसे चक्रवात कहा जाता है, जिसे तूफान, समुद्री तूफान कहते हैं। समझ रहे हैं ना, तो यही ITCZ के कारण 10 अक्टूबर को ये जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ी तूफान उठी थी। समझ रहे हैं ना, और इसी तूफान के वजह से यहाँ पर जो उड़ीसा हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र, और ये आंध्रा का क्षेत्र, ये दो क्षेत्रों को हाई अलर्ट पे रखा गया था। इतनी बड़ी तूफान थी कि जो तटीय शहर था उसमें काफ़ी खतरा साबित हो सकता था, इसलिए उस शहर को खाली करवा दिया गया था। उड़ीसा का एक क्षेत्र है गोपालपुर, उसको भी खाली करवा दिया था। आंध्र प्रदेश का भी कुछ क्षेत्रों को, जो तटीय क्षेत्र है, जो शहर है, उसको खाली करवा दिया, हाई अलर्ट पे रखा गया था। और इसी ये जो चक्रवात आया था, उस चक्रवात का नाम क्या था, तितली। अब इस चक्रवात आखिर आया हमारा बंगाल की खाड़ी में, और पाकिस्तान है यहाँ, और ये जो तितली नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है, पाकिस्तान के द्वारा। तो ये पाकिस्तान आखिर कौन होता है जो यहाँ चक्रवात उठता है, तो इसका नामकरण करने वाला ये पाक कौन होता है, पाक कैसे कर सकता है। देखिए होता ये है कि जो तूफान आया ना, जब अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में जब तूफान आ रहा था, तो उससे सबसे पहले एक संस्था बनी थी जिसका नाम था WMO। क्या नाम था इसका, फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो पहली बार जो तूफान है, तूफान का नामकरण ये WMO के द्वारा किया गया था, तूफान का नामकरण। ठीक है, भारत ने तूफान का नामकरण किया था 2004 में। भारत ने 2004 में तूफान का नामकरण किया।
अब जब भारत किया तो भारत के करने के बाद लगभग 7 और देश है जो अपना अपना नाम रखने लगा तूफान का। ठीक है, जिसमें से कौन कौन सा देश आ गया? एक तो ये पाकिस्तान, दूसरा कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? वेरी गुड, मालदीव। बस मौलिक देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन सा है? श्रीलंका। ये यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? बांग्लादेश। ये कौन सा आ जाएगा? बर्मा या म्यांमार कह लीजिए, या अंडमान निकोबार। और यहीं पे आपको आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा? नाम क्या है बताइए तो? इंडोनेशिया। ये आ गया। एक आपको यहाँ पे जो अरेबियन कंट्री है वो आ जाएगा आपको ओमान। ये ओमान। कितना देश पूरा जी? 1 2 3 4 5 6 7 और भारत एक 8। ठीक है, तो अब ये 8 देश मिल करके क्या हुआ कि 5 कमेटी बनाया। ठीक है, और वो 5 कमेटियाँ तय करने लगी कि जो तूफान का नामकरण कैसे किया जाएगा। तो जिसमें से भारत सभी देश ने अपना अपना नाम रखा अपनी अपनी तरफ से। ठीक है ना, जैसे कि किसी भी चीज़ में अगर आप जाइएगा तो हर कोई अपना अपना लिस्ट जारी करता है ना, तो सब देश ने अपना अपना लिस्ट जारी किया कि मेरा नाम ये रखा जाएगा तूफान का, मेरे तरफ से ये नाम रखा जाएगा। जिसमें भारत ने भी अपना नाम रखा, तो भारत ने जारी किया, जिसमें से कौन कौन सा था जी? अग्नि, दूगो तो आग लगाने वाला, दूगो बुझाने वाला। अग्नि नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रख लीजिएगा, दूगो आग लगाने वाला, दूगो आग बुझाने वाला। अग्नि बिजली बुझाएगा किस से? मेघ से बुझा सकता है, सागर ये पानी है इसमें, ये से बुझा सकता है, और एक है आकाश। ये 5 नाम जो है ये तूफान का नाम रखा गया था भारत के द्वारा। और हर एक ये 8 जो देश है, सभी देश अपना अपना लिस्ट जारी करके कमेटी में रख दिया। अब सभी देश को बारी बारी से मौका मिलता था। ठीक है, तो जब यहाँ तूफान आई थी बंगाल की खाड़ी में, तो उस समय जो मौका मिला था उस समय पाकिस्तान का बारी था। ठीक है, तो पाकिस्तान ने 3 नाम अपना जारी किया था। पाकिस्तान के द्वारा कौन कौन सा नाम जारी किया गया है? नीलोफर, भूल गए क्या? सच में भूल गए? नीलोफर अब तो याद कर लीजिए। बुलबुल, एगो तो याद ही होगा, तितली। ये 3 नाम पाकिस्तान ने जारी किया। और इसमें जो नाम जो रखने का मौका था, जो बारी था, किसका बारी था? पाकिस्तान का। इसलिए इस तूफान का नाम पाकिस्तान के द्वारा रखा गया, जो कि तितली नाम रखा गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग प्री मानसून। प्री मानसून देखने से पहले हम लोग देखेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। मिटा दें? चलिए, फिर अगले क्लास में पूछेंगे, ध्यान में रखिएगा। प्रेशर ग्रेडियंट देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जब किसी क्षेत्र में अचानक जब वायु दाब में वृद्धि हो जाती है तो इसे ही प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं इस क्षेत्र का कोई जो एवरेज वायु दाब जो यहाँ का है, अब अचानक हो गया कि यहाँ का जो एवरेज वायु दाब पहले से चलते आ रहा था वो अचानक इसमें वृद्धि हो गया है, तो इसे ही कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखिए प्रेशर ग्रेडियंट के कारण प्री मानसून क्यों आता है? तो जब वायु दाब बढ़ेगा, तो देखिए वायु दाब बढ़ने का मतलब क्या समझते हैं? वायु दाब बढ़ने का तात्पर्य क्या समझते हैं? वायु दाब बढ़ने का तात्पर्य ये होता है कि जो धरातल पर का जो पानी है वो काफ़ी वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला गया है, समझ रहे हैं ना। और जब वाष्पित होकर वायुमंडल में जाएगा तो वो क्या होता है, वो जो जल का ही तो रूप होता है वो सभी। तो जब आप वायुमंडल में जब जलवाष्प का कण ज़्यादा होगा तो जलवाष्प का कण ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। ऊपर वायुमंडल में क्या होती है? कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। जब कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है तो जितने भी जलवाष्प के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और कंडेंसेशन की वजह से वो सभी जलवाष्प कण धीरे धीरे नज़दीक आते हैं, समझ रहे हैं। अब वो जब नज़दीक आएगा तो वो सभी जो कण होते हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जब जुड़ता है तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, वो बूंद में तब्दील हो जाता है। और बूंद में तब्दील होता है तो उसका एक आकार बनता है, आकार बनने के कारण एक तो क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स भी काम करता है, और उसके बाद वो बारिश बन के नीचे आता है, समझ रहे हैं। तो जब वायुमंडल में जब अचानक दाब बढ़ जाती है तो दाब बढ़ने के कारण होता क्या है कि जिस मौसम में हमारे यहाँ वर्षा होती थी उस मौसम से पहले ही वर्षा होना शुरू हो जाती है, जिसे प्री मानसून कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। ओके, तो प्रेशर ग्रेडियंट समझ गए क्या हुआ? किसी क्षेत्र में अचानक दाब का बढ़ जाना,
इसे क्या कहा गया है? प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट के कारण क्या आता है? प्री मानसून आता है। कैसे आता है समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं समझ में आया? अब ध्यान ही नहीं था। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? अचानक वायुदाब का बढ़ जाना। अब अचानक वायुदाब बढ़ेगा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि जो धरातल पर जो भी समुद्र है, नदी है, तालाब है, हर एक जगह से जलवाष्प जो पानी है वो जलवाष्पित होकर के आसमान में जा रहा है। आसमान में जाने के बाद क्या होता है कि जब जलवाष्प कण वायुमंडल में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वायुदाब बढ़ जाता है। और जब जलवाष्प कण वायुमंडल में होगा तो वायुमंडल में होने की वजह से क्या होता है कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया होता है। और कंडेंसेशन होगा तो जितने जलवाष्प कण होगा वो सभी आपस में नज़दीक होगा, और वो कण नज़दीक होते होते एक बूंद का रूप ले लेता है, बूंद का आकार बन जाता है, उसी की वजह से वर्षा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो जब वायुदाब बढ़ता है वायुमंडल में तभी फिर वर्षा होती है। वायुमंडल में जब वायुदाब नहीं बढ़ेगा तो वर्षा नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण क्या आता है? प्री मानसून। प्री मानसून समझ गए क्या होता है? प्री मानसून का मतलब होता है समय से पहले वर्षा होना। हमारा मानसून किस महीने को मतलब किस महीने में मानसून गिरता है भारत में? भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ बिहार में खासकर किस महीने में मानसून आती है? ऐसे करते हैं अगस्त या जून में मानसून पर प्रवेश कर जाता है। जून के महीने में जून हाफ जो जून होता है 15 जून के बाद जो होता है वो मानसून प्रवेश कर जाता है। समझ रहे हैं ना? 15 जून के बाद 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु माना जाता है, उसके बाद मानसून प्रवेश कर जाता है बिहार में। हर जगह ऐसा नहीं है। तमिलनाडु की बात कीजिएगा तो उसका भौगोलिक जो है बिहार और तमिलनाडु के बीच में जो भौगोलिक दूरी है वो अधिक होने के कारण क्या होता है कि वहाँ का मानसून अलग मौसम में आता है, हमारे यहाँ का जो बारिश होता है वो अलग मौसम में आता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा कभी भी अगर कोई पूछ दे कि अच्छा एक बात बताइए कि बिहार और तमिलनाडु में क्या एक ही समय में बारिश होती है, मानसून आती है? तो नहीं आती है भाई साहब। पहल की तरह मुड़ी घुमा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? एक बार मैंने सर्च करके भी बताया था ना आप लोग को, जो ऑस्ट्रेलिया का मैंने जिक्र किया था। तमिलनाडु में ठंड के मौसम में मानसून गिरती है, सितंबर आड़ में मानसून गिरती है। हमारे यहाँ हाफ जून के बाद मानसून गिर जाती है। समझ रहे हैं ना? तो अच्छा ये मानसून जो है आखिर हम भी भारतीय, तमिल वाला भी भारतीय है, लेकिन हमारे यहाँ मानसून पहले गिरता है, तमिल में मानसून बाद में क्यों आता है? अभी तो बताएं लोल कहीं का। भौगोलिक दूरी के कारण। समझ रहे हैं ना? किसकी वजह से होती है? भौगोलिक दूरी होने के कारण। समझ रहे हैं ना? बिहार से जो भी सटा होगा वो सब में मानसून जैसे एक जैसा ही आएगा। दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, सिक्किम हो गया, लगभग नेपाल हो गया, इन सभी जगहों पे मानसून जो है वो लगभग इस महीने के बस कुछ दिन का फासला होगा, पर समझ जाइए कि जून में हाफ जून के बाद मानसून गिर जाएगी। लेकिन उससे जितना आप दक्षिण भारत में दूर चले जाइएगा तो मानसून का जो महीना है वो बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, नहीं अभी कुछ चीज़ और है जो बता देते हैं। अच्छा चलिए इसी में बता देते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे कि ये भारत है, अब भारत बोल रहे हैं, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर में क्या होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे समान ताप होता है। समझ रहे हैं ना? क्या होता है? तापमान समान होता है। तो देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं समतापीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? समतापीय क्षेत्र। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, और मान लेते हैं कि इस धरातल पर कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर का यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये पूरा जो है तापमान एक जैसा है। तो इस एक जैसे तापमान को जो मिलाने वाली रेखा होता है इसको आइसोथर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोथर्म बोला जाता है। समतापीय रेखा। क्या बोलते हैं? समतापीय रेखा। इसको बोलते हैं आइसोथर्म। तो यहाँ पे लिख देते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म किसको बोलते हैं? समान ताप को मिलाने वाली रेखा। ये पूछा गया सवाल है इसमें से, ये नहीं, इसमें और भी बता रहे हैं आप। समान तापमान को मिलाने वाली रेखा, तापमान वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने
वाली रेखा, इस रेखा का नाम क्या होता है? आइसोथर्म। अब कुछ जगहों पे क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो क्षेत्र है उसमें वायुदाब एक जैसा है, समझ रहे? तो अगर एक जैसा अगर वायुदाब है तो उसको बोला जाता है आइसोबार। क्या बोलते हैं इसको? आइसोबार। इसमें लिखते हैं समान वायुदाब वाले क्षेत्र, वायुदाब वाला क्षेत्र। समान वायुदाब वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे, ठीक है। समान गहराई वाला जो क्षेत्र होगा, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसका एक जैसा गहराई है, तो इसको इस गहराई को जो एक कोई रेखा मिलाएगी उस रेखा को क्या बोलेंगे? आइसोबात। क्या बोलते हैं? आइसोबात। आइसोबात बोलेंगे, ठीक है। अब एक जैसा भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? एक जैसा जो भूकंपीय क्षेत्र होता है उसको मिलाने वाली रेखा को उसको बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन, ठीक है। इसको बोलेंगे आइसोसिस्मल लाइन, समान भूकंपीय क्षेत्र, भूकंपीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। उसके बाद मैंने बताया था कल कि सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बड़ा दिन 21 जून को। 21 जून को सूर्य कहाँ होता है? हाँ, वेरी गुड। वो कर्क रेखा के एकदम लंबवत होता है, समझ रहे हैं ना। 21 जून को सूर्य की जो स्थिति होती है वो कर्क रेखा के लगभग लंबवत होती है, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि हम लोग एहसास भी करते हैं, हम लोग बिहार में हैं तो बताइए कि हम लोग के इधर दिन कब बड़ा होता है? गर्मी में या ठंडी में? गर्मी में। 21 जून क्या होता है? गर्मी का महीना होता है या ठंडी का महीना होता है? गर्मी का महीना। तो इतना से तो कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, जिस समय हमारे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा उसी समय समझ लीजिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा होगा, समझ रहे? इसका मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा कब होगा? 21 जून को, समझ रहे? दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होगा? हाँ, ले ऐसे करते एकदम लोल है। हाँ, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य जो इतना समझी ना, हम दूध तुरी इतना कायला हम कहाँ गया जी? हट हट जा रहे भाई, तू हट जा। देखिए एक के बारे में समझ जाइएगा यहाँ पर से। अभी सब समझ गए? आइसोबार, आइसोसिस्मल लाइन, आइसोबात, समझ गए ना ये सब? चलिए तो इसी से समझा देते हैं। हाय देखिए, ये हो गया विषुवत रेखा, हाय ई हो गया कर्क रेखा, हाई हो गया मकर रेखा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं कि 21 जून को मान लेते हैं कि सूर्य जो है वो यहाँ पे है। इसको मिटा दे भाई साहब को, अभी सबका कोई काम नहीं है, पॉइंट कवर करवा चुके हैं। मिट जा भाई जल्दी, आ लीजिए। 21 जून को ये जो सूर्य है ना ये यहाँ पे, ये देखिए इसका लंबवत कहाँ पे? कर्क रेखा पे। कर्क रेखा पे है, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र को ज़्यादा प्रज्वलित करेगा, यहाँ रोशनी ज़्यादा आएगी, इसके वजह से दिन यहाँ बड़ा होगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए सूर्य यहाँ पे है, इसका मतलब कि इसकी रोशनी इस क्षेत्र में नहीं पहुँचेगी। इसका मतलब है कि इस समय जब वो कर्क रेखा पे होगा उस समय दक्षिण गोलार्ध में रात बड़ा होगा, है कि नहीं। तो 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? रात बड़ा होगा। अब ये धीरे धीरे भाई साहब ये जो सूर्य है ये धीरे धीरे घसक के आ जाता है यहाँ पे। अरे पृथ्वी घस सकता है, हम दोनों के बीच संबंध मान लेते हैं कि पृथ्वी को घूमने की वजह से एक जो दोनों के बीच जो संबंध है
एक इस स्थिति में आ जाता है कि जब ये जो होता है विषुवत रेखा के बिल्कुल सीधे में होता है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा भावना को समझ आइए। ठीक है ना। अब ये आ गया यहाँ पे एकदम विषुवत रेखा के एकदम लंबवत आ गया है। अब देखिए यहाँ पर से सूर्य की रोशनी जितना इधर जाएगा उतना ही इधर आएगा। इसका मतलब होता है कि दिन और रात बराबर होगा। अब ये आएगा जो इसकी जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो स्थिति है वो इस तरह से बन जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। अब सूर्य देखिए किसके सामने आ गया, मकर रेखा के सामने। तो अच्छा ये मैंने लिखा नहीं, ये मान लेते हैं ये कर्क रेखा पे कब है, 21 जून को। जून के बाद कौन सा, जून के बाद आगे जो महीना आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि अब जो ये आएगा ये 23 सितंबर को आएगा। कौन सा महीना में आएगा गोलू, 23 सितंबर को ये भाई साहब ये दोनों एक दूसरे के सीधे में होगा। पृथ्वी और सूर्य एक विषुवत रेखा के बिल्कुल लंबवत होगा 23 सितंबर को। ठीक है। अब ये 23 सितंबर के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 22 दिसंबर को ये कहाँ आ जाएगा, सूर्य घसक के मतलब सूर्य की जो स्थिति है वो मकर रेखा के सामने आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। हाँ, तो देखिए सूर्य यहाँ है, इसका मतलब है कि इसकी रोशनी जो है उत्तरी गोलार्ध में नहीं पहुँच रही होगी। अब इसकी रोशनी नहीं पहुँचेगी तो उधर तो अंधेरा होगा। मतलब है कि 22 दिसंबर के दिन ऊपर वाला जो हम लोग हैं जहाँ उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा है देश, तो इधर क्या होगा, रात बड़ा होगा। तो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ रात सबसे बड़ा रात होता है, सबसे छोटा दिन होता है। अब ये ऐसी थोड़ी रहेगा, फिर ये वापस जाएगा। तो फिर ये सूर्य जो है फिर ये इस तरफ से मूव करेगा। सूर्य तो वहीं पे है, पृथ्वी मूव करेगा। तो इसकी जो स्थिति है ये दिसंबर के बाद क्या आ जाएगा, जनवरी फरवरी और मार्च। फिर ये सूर्य जो है ये यहाँ पे आ जाएगा मार्च, यानी कि फिर से एक बार आया था 23 सितंबर को, और अब फिर से जो सूर्य की स्थिति है फिर से आ गया बिल्कुल विषुवत रेखा के सामने, वो आ गया 21 मार्च को। मतलब साल में 2 बार सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो संबंध है वो सूर्य जो है साल में 2 बार विषुवत रेखा के लंबवत आता है। समझ रहे, इसलिए साल में 2 बार हमारे यहाँ दिन रात बराबर होता है। ठीक है, वो कौन कौन सा डेट पकड़ाया, 21 मार्च और 23 सितंबर, समझ गए। और फिर ये वापस आ जाता है यहाँ पे मार्च के बाद फिर से यहाँ पे कब आएगा, ये 21 जून को। ठीक है, समझ गए। चलिए कल पूछेंगे इसी एकदम फटाफट बोलिएगा, ओवर कर दीजिए।